ओके। चलो, अभी टॉपिक है अदर वैल्यूएशन। अभी ये टॉपिक में ना कुछ मिक्स नेचर के सम्स आएंगे कि जहाँ पे अलग अलग चीज़ों का अपन जो भी अभी तक हमने टॉपिक्स पे कवर नहीं किया है उसका अपन वैल्यू निकालने को ट्राई करेंगे। तो ये अगेन यहाँ पे कुछ सम के स्पेसिफिक कुछ मेथड्स है जो अपने को कवर करना है। पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं वारंट्स का वैल्यूएशन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 है ये वारंट्स के वैल्यूएशन के ऊपर है और एग्जाम में ये सम बहुत बार आया है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। Sun Limited has announced issue of warrant on 1:1 basis for its equity shareholders. The warrants are convertible at exercise price of 12 and warrants are detachable and trading at rupees 7. What is the minimum price of warrant and warrant premium if current price of stock is rupees 16? चलो, तो वो लोग क्या बता रहे हैं कि कंपनी अभी वारंट इश्यू कर रहा है। वारंट्स का वर्किंग कुछ ये टाइप से रहता है कि फॉर एग्जांपल कंपनी ने वारंट इश्यू किया। तो वारंट में सिस्टम वो लोग ऐसे फॉलो करते हैं कि जो फॉर एग्जांपल एक्स लिमिटेड अगर ये वारंट इश्यू कर रहा है तो जो वारंट होल्डर्स है वो लोग ये वारंट को परचेज करेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल 5 रुपए में परचेज किया। ठीक है, तो ये वारंट का प्राइस होगा कि 5 रुपया दो और वारंट ले लो। अब ये जो वारंट है ना वो एक सेपरेट सिक्योरिटी के हिसाब से शेयर मार्केट में अपने डीमेट अकाउंट में आता है और अपन उसको बाय सेल कर सकते हैं। तो जैसे शेयर्स का बाय सेल होता है वैसे वारंट का भी बाय सेल होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना वो रिलेटेड टू शेयर्स नहीं, रिलेटेड टू वारंट्स कि वारंट का प्राइस कितना आना चाहिए ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो अभी 5 रुपए में वारंट इश्यू किया है। अब सपोज आफ्टर 1 ईयर ये जो वारंट है इसके अगेंस्ट में तुम लोग को मिलेगा कंपनी का शेयर। लेकिन शेयर अगेन फ्री में नहीं मिलेगा, तुम लोग को शेयर के लिए भी प्राइस देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल शेयर के लिए तुम लोग पे कर रहे हो 20 रुपए। ठीक है, तो आज तुम लोग ने 5 रुपया पे किया वारंट के लिए। 1 साल के बाद तुम लोग पे करोगे 20 रुपया। अब ये पे करना वर्थ है क्या? तो एज्यूम करते हैं कि आफ्टर 1 ईयर जो शेयर का प्राइस है वो सपोज 30 रुपीज चल रहा है। ठीक है, तो ये केस में हम लोग 5 रुपया दे रहे हैं वारंट के लिए, 20 रुपया दे रहे हैं शेयर के लिए, यानी कि टोटल हमने जो पे किया वो पे किया 25। उसके सामने अपने को 30 रुपए का शेयर मिल रहा है, यानी कि अपना ये सब ट्रांजेक्शन में जो गेन हो रहा है वो 5 रुपए का हो रहा है। यानी कि अपने को शेयर मिलेगा नेट ऑफ 25 रुपए में। हम लोग वो शेयर को बेचेंगे तो मार्केट प्राइस चल रहा है 30 रुपये। तो 5 रुपया अपने को गेन है। ठीक है, अब ये कंसेप्ट है वारंट का। तो पॉइंट ये है कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर सपोज वारंट 5 रुपए में हमने इश्यू किया आज और मार्केट में ये कंटिन्यू अप डाउन हो रहा है। ठीक है, इसका भी बाइंग सेलिंग कंटिन्यू हो रहा है। तो इसका मैक्सिमम प्राइस कितना जाना चाहिए? और यहाँ पे उन्होंने जो क्वेश्चन में पूछा है ना वो एक्चुअली लोग वर्ड यूज करते हैं व्हाट इज द मिनिमम प्राइस। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम प्राइस ऑफ वारंट। लेकिन ये एक्चुअली मिनिमम प्राइस नहीं रहता, ये मैक्सिमम प्राइस रहता है। मैक्सिमम प्राइस कितना पे करोगे ये अपने को बता। ठीक है, तो
तो स्क्रीन दिख रहा है क्या? एक ब्लू स्क्रीन दिख। ओके, अभी दिख रहा हाँ सर। हाँ सर, दिख रहा है। है? चलो, तो देखो यहाँ पे सबने इंफॉर्मेशन क्या दिया, वापस एक बार देखते हैं। ये बता रहे हैं कि सन लिमिटेड अनाउंस इश्यू वारंट ऑन 1:1 बेसिस। ठीक है। द वारंट्स आर convertible at exercise price of 12. Warrants are detachable and trading at ₹7। ठीक है। द मिनिमम प्राइस ऑफ वारंट एंड वारंट प्रीमियम इफ करंट प्राइस ऑफ स्टॉक इज 16। अगर शेयर का जो प्राइस है वो 16 रुपया चल रहा है, तो अपने को फाइंड करना है एक मिनिमम प्राइस ऑफ वारंट। ठीक है, ये पहला रिक्वायरमेंट है। और दूसरा कि वारंट का प्रीमियम। ये दो चीजें अपने को फाइंड करना है। अब ये दो चीजें कैसे फाइंड करेंगे? तो पहला जो फॉर्मूला है वो है मिनिमम प्राइस ऑफ वारंट। वारंट का मिनिमम प्राइस कितना आना चाहिए? तो यहाँ पे देखो, अभी जो शेयर है वो शेयर का मार्केट प्राइस चल रहा है 16 रुपये। ठीक है, 16 रुपीज अभी शेयर का प्राइस चल रहा है। और जो एक्सरसाइज प्राइस है वो 12 रुपये। वारंट्स आर कन्वर्टिबल एट एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 12। यानी कि अगर तुम लोग ने ये वारंट को शेयर में कन्वर्ट किया तो तुम लोग को 12 रुपया पे करना पड़ेगा, तभी जाके तुम लोग को शेयर मिलेगा। और अगर शेयर डायरेक्टली मार्केट से खरीदते हो तो 16 रुपये में मिल रहा है। ठीक है, यानी कि बेनिफिशियल है कि तुम लोग वारंट के थ्रू शेयर खरीदो। तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर माइनस एक्सरसाइज प्राइस। तो जो मार्केट प्राइस है वो 16 रुपया चल रहा है शेयर का, और जो एक्सरसाइज प्राइस है वारंट का वो 12 रुपया है। यानी कि 4 रुपया ये आएगा प्राइस ऑफ वारंट। ठीक है, 16 रुपया शेयर का भाव, 12 रुपया एक्सरसाइज प्राइस, 12 में शेयर मिलेगा, जबकि मार्केट से खरीदो 16 में मिलेगा। यानी कि अपने को गेन होगा 4 रुपए का। और यही 4 रुपया मैक्सिमम प्राइस है जो दोनों वारंट के लिए पे करो। ठीक है, तभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने को ट्राई करता हूं, तुम लोग थोड़ा इसको समझने को ट्राई करो। अगर सपोज कंपनी ने ये 5 रुपए पे इश्यू किया, तो मैंने वारंट खरीदा 5 में। अब इसका 5 रुपए का भाव अप डाउन होते रहते हैं। तो सपोज एक गिर के 3 पे गया, बाद में बढ़ के सपोज 4.5 पे गया, बाद में वापस ये गिरा, सपोज ये 2.5 पे अभी गया। ठीक है, और ये भाव अभी चल रहा है। और तभी मुझे पता चला कि कंपनी अभी ये वारंट के सामने शेयर देने वाली है, कितने में देगी? 12 रुपए में देगी। ठीक है, तो अगर मैं 2.5 रुपीज में ये वारंट खरीद लेता हूँ अभी, 12 रुपया में पे करूंगा शेयर के लिए। यानी कि मैंने टोटल कितना पे किया? तो 14.5 पे किया। मार्केट में शेयर का भाव 16 चल रहा है, तो भी मैं 1.5 के गेन में रहूंगा। ठीक है, लेकिन अगर इससे ऑपोजिट हुआ कि 5 का भाव गिर के 3 पे गया, 3 का भाव बढ़ के 4.5 पे गया, बाद में ये भाव और ऊपर गया और सपोज 6 पे चला गया। ठीक है, और मुझे पता चला कि ये अभी वारंट शेयर में कन्वर्ट होने वाला है। तो मैंने 6 रुपया पे किया वारंट के लिए। शेयर का कन्वर्जन का जो प्राइस है वो 12 रुपया है। यानी कि मुझे शेयर पड़ेगा 18 में, जबकि मार्केट में शेयर कितने में चल रहा है? तो 16 में चल रहा है। तो मैं 2 रुपए के लॉस पे जाऊंगा ना, मार्केट से ज्यादा भाव में मैं शेयर खरीदा हूं। तो वारंट खरीद के मुझे कोई फायदा नहीं होगा। वारंट मुझे नहीं खरीदना चाहिए। क्यों नहीं खरीदना चाहिए? क्योंकि मार्केट प्राइस जो है वो वारंट के थ्रू जो इफेक्टिव शेयर का प्राइस आ रहा है उससे कम है। तो मार्केट से डायरेक्ट खरीदो ना। वारंट के लिए 6 प्लस शेयर के लिए 12, 18 रुपया पे करके कोई मतलब नहीं बनता। दोनों को लॉजिक समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। ओके, तो इसका मतलब यह हो गया है कि अगर सपोज शेयर अभी कितने में चल रहा है? 16 रुपये में चल रहा है, और वारंट के थ्रू एक्सरसाइज प्राइस 12 है। यानी कि मैं वारंट के लिए मैक्सिमम 4 रुपया पे कर सकता हूँ, 4 से ज्यादा पे नहीं कर सकता। अगर मुझे 4 रुपए से कम भाव में मिला तो मैं गेन में रहूंगा। एग्जैक्टली 4 रुपए में मुझे अगर वारंट मिला
तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में आऊंगा। लेकिन अगर मैंने 4 से ज्यादा प्राइस पे किया, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि मैं लॉस में। लॉजिक समझा एवरीवन? हाँ सर। हाँ हाँ सर। ओके, तो ये हो गया पहला कंसेप्ट, मिनिमम प्राइस ऑफ वारंट। अभी दूसरा कंसेप्ट ये आ रहा है कि वारंट का प्रीमियम कितना है, ये अपने को बताना है। तो वारंट का प्रीमियम के लिए मार्केट प्राइस ऑफ वारंट माइनस मिनिमम प्राइस ऑफ वारंट। अभी जो वारंट है वो खुद एक सिक्योरिटी के हिसाब से मार्केट में बिक रहा है। कितने में बिक रहा है? तो सम बता रहा है कि वारंट्स आर डिटेचेबल एंड आर ट्रेडिंग एट ₹7। 7 रुपये में भी वो चल रहा है। ठीक है, तो अगर वारंट का मार्केट प्राइस 7 रुपया है और उसका जो मिनिमम प्राइस है वारंट का, वो ऊपर हमने कैलकुलेट किया कि 4 रुपये आना चाहिए। वर्ड यहाँ पे वो लोग गलत यूज करे बार बार। मिनिमम प्राइस नहीं है, वो मैक्सिमम प्राइस है। लेकिन सालों से यही वर्ड यूज हो रहा है, इसके लिए अपन अपन यहाँ पे उसको चेंज नहीं कर रहे। बाकी ये जो प्राइस है दैट इज नॉट द मिनिमम प्राइस ऑफ वारंट, दैट इज मैक्सिमम प्राइस ऑफ वारंट एक्चुअली। ठीक है, लेकिन तो लोग को सब में भी यही वर्ड यूज करके आना है। तो इसका जो प्राइस है वो मैक्सिमम तो लोग 4 रुपया पे करने को रेडी हो। ठीक है, यानी कि 16 और 12 का डिफरेंस। और अभी जो तुम लोग का वारंट का प्राइस चल रहा है वो 7 रुपया चल रहा है। यानी कि तुम लोग ऐसे बोल सकते हो कि ये 3 रुपया प्रीमियम पे चल रहा है। ठीक है, मार्केट प्राइस जितना रहना चाहिए उससे इसका प्राइस ज्यादा है। अब तुम लोग बोलोगे कि ये कैसे पॉसिबल है कि सर 4 रुपया ही उसका मैक्सिमम प्राइस है तो 7 रुपया कैसे चल रहा है? अब इन्वेस्टर्स जो रहते हैं ना शेयर मार्केट में, वो हर कोई रैशनल इन्वेस्टर्स नहीं है। ठीक है, दोस्तों ने बोला अपन भी मार्केट में घुस गए। अपने को खुद को कुछ नहीं पता है कि वारंट का काम कैसे चलता है। ठीक है, वो कितना भाव रहना चाहिए, कितने भाव पे खरीदा तो अपन गेन में आएगा। तो बस अपन बाय सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जब इसका एक्सपायरी का डेट नजदीक आता है ना, तभी इसका भाव ऑटोमेटिकली 4 रुपए के आसपास आता है। आना चाहिए आइडियली। लेकिन फिर भी ये जो इरेशनल इन्वेस्टर्स है ना, जो लोग को नॉलेज नहीं है, वो लोग बाय सेल कंटिन्यू करते रहते। और उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि जो भाव है वो मैक्सिमम प्राइस से भी ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो इसी के वजह से अभी जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो 7 रुपया चल रहा है। और अपने हिसाब से इसका जो प्राइस रहना चाहिए वो 4 ही रहना चाहिए। यानी कि 3 रुपया प्रीमियम पे ये अभी वारंट का ट्रेडिंग हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि अगर तुमों को बोला कि तुम लोग इस पे से कंक्लूजन ड्रॉ करो, तो दोनों कंक्लूजन क्या ड्रॉ करोगे? ए वारंट इज ओवर प्राइस्ड, हेंस इट इज एडवाइजेबल नॉट टू बाय द वारंट इवन if you hold warrant. It is advisable to sell it. ठीक है, इसको बेच देना चाहिए, इसको रखना नहीं चाहिए। पता चला एवरीवन? हाँ। हाँ सर। तो बस ये कंसेप्ट में बस इतना ही है कि तुम लोग को मिनिमम प्राइस और वारंट प्रीमियम ये दो चीजें फाइंड करना रहता है। 4 मार्क बाद में वापस से आया था दिसंबर 17 में 6 मार्क के लिए। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में और ऐड किया है। बाकी 4 मार्क 5 मार्क का इसका वेटेज। और काफी फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आता है। अगर फुल फेज नहीं आया ना तो भी एमसीक्यू वगैरह में तो लोग पूछते ही है। तो कंसेप्ट को इम्पोर्टेंट मार्क करना, फॉर्मूला सिर्फ याद करना पड़ेगा तुम लोग को। और वो फॉर्मूला में नंबर रख के आंसर फाइंड करना। ठीक है, चलो देख लो ये। सर वो हाँ स्टार्टिंग में आपने बोला था ना वारंट का प्राइस 5 रुपए 3 रुपए जो फ्लक्चुएट होता है, वो 5 रुपीज वगैरह वो इशू प्राइस या फिर वो क्या होता है हाँ, मतलब?
वो इश्यू प्राइस वो जब नहीं कंपनी समझा। इश्यू करेगी ना, तभी कौन से प्राइस पे इश्यू करेगी वो मैंने एग्जाम्पल में बताया था। कि कंपनी सपोज अच्छा। वो 5 5 रुपए पे इश्यू करेगी, तो स्टार्टिंग हम्म। प्राइस रहेगा जैसे आईपीओ होता है शेयर का, वैसे वारंट का जब भी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आएगा, तो सपोज 5 रुपए हम्म। पे आए, तो ओके। ऑटोमेटिकली जैसे शेयर का भाव अप डाउन होगा ना, तो वैसे उसके हिसाब से अगर शेयर का भाव वैसे बढ़ना वारंट का स्टार्ट, भी होगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ओके। लोग बोलेंगे कि वारंट के थ्रू शेयर को खरीदो, क्योंकि वारंट का 5 रुपया चल रहा है, एक्सरसाइज हम्म। प्राइस 12 है, तो 17 पे शेयर मिलेंगे। और सपोज शेयर का भाव बढ़ के, मार्केट प्राइस बढ़ के 20 25 वगैरह हो गए, तो ऑटोमेटिकली वारंट का डिमांड बढ़ेगा, और वारंट का डिमांड बढ़ेगा ना, तो वारंट का प्राइस बढ़ना स्टार्ट, यानी कि वारंट का प्राइस लिंक्ड है विद प्राइस ऑफ शेयर। आया ओके। समझ में? बस। यस। हो गया तो बताओ। हो गया सर। चलो हो गया। आगे बढ़ो। हाँ सर, हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। श्याम लिमिटेड इज अनाउंस शेयर वारंट ऑन 1:1 बेसिस। अब ये 1:1 का रोल क्या है? तो एक वारंट के सामने एक शेयर। तो अपन अभी जो वैल्यूएशन का मेथड सीखा, वो उस पर परफेक्टली काम करता है। ठीक है, तो 1:1 है, लेकिन अगर ये 1:1 की जगह पे 2:1 वगैरह रहेगा, या 3:2 वगैरह रहेगा, तो वर्किंग में अपने को वही सबसे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन वगैरह करना पड़ेगा। द करेंट प्राइस ऑफ स्टॉक इज 10। ठीक है, 10 स्टॉक का प्राइस, यानी कि वारंट का नहीं बता रहे, शेयर का बता। वारंट्स आर कन्वर्टेबल एट एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 11.71। ये किसका प्राइस है? वारंट्स आर कन्वर्टेबल एट एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 11.71। ये एक्सरसाइज प्राइस है, यानी कि वारंट के सामने अगर तुमको शेयर लेना है, ठीक है, तो दोनों को 11.71 पे करना पड़ेगा। थोड़ा सा इस पे कुछ अजीब लग रहा है तुम लोग को?
हाँ सर, करंट प्राइस 10 है और कन्वर्ट करने के लिए 11.75 देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वारंट के थ्रू अगर तुम लोग शेयर लेने को चाहते हो तो तुम लोग को वारंट दे के 11 रुपया दे के शेयर मिलेगा, और अगर मार्केट से शेयर खरीदते हो तो डायरेक्टली 10 रुपये में मिलता है। तो वारंट के थ्रू क्यों कौन जाएगा और क्यों जाएगा? तो ऑब्वियसली ये जो वारंट है इसका कोई मीनिंग ही नहीं। ठीक है, कोई एक्सरसाइज करनी ही नहीं वाला। वारंट रहेगा, सपोज पहले खरीद लिया तुमने वारंट बाय मिस्टेक, तभी वो वैल्यूलेस हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके सामने शेयर लेके कोई मतलब ही नहीं है, तुम लोग को एक्सरसाइज प्राइस ही ये शेयर के प्राइस से ज्यादा पे करना पड़ता है। द वारंट्स आर डिटेचेबल एंड ट्रेडिंग एट रुपीज 3। अब ये किसका प्राइस है? वारंट। वारंट का प्राइस। वारंट का मार्केट प्राइस। वारंट का मार्केट प्राइस। तो इसका मतलब कि अगर 11 रुपया तुम लोग को शेयर के लिए देना है, 3 रुपया वारंट के लिए देना है, तो तुम लोग को टोटल जो शेयर पड़ेगा वो 14 रुपीज में पड़ेगा, 14.71 में। और मार्केट में शेयर मिल रहा है 10 रुपये में। तो इसका मतलब कि ये लेके कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम प्राइस ऑफ वारंट। सेकंड है व्हाट इज वारंट प्रीमियम। Had the current price now been rupees 16.375, what is the minimum price and warrant premium? Consider the warrant are traded at 9.75. तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं कि मिनिमम प्राइस कितना आना चाहिए और वारंट प्रीमियम कितना आना चाहिए। तो मिनिमम प्राइस ऑफ वारंट इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर माइनस एक्सरसाइज प्राइस ऑफ वारंट। मार्केट प्राइस शेयर का 10 रुपीज चल रहा है और एक्सरसाइज प्राइस है 11.71। इसका मतलब कि वारंट का जो प्राइस है वो अभी 1.71 नेगेटिव में है। ये समझ रहा है क्या 1.71 नेगेटिव क्यों? हाँ सर। यस सर। सेकंड, व्हाट इज वारंट प्रीमियम? तो वारंट प्रीमियम आएगा मार्केट प्राइस ऑफ वारंट या फिर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है। ठीक है, या फिर मार्केट प्राइस ऑफ वारंट माइनस मिनिमम प्राइस ऑफ वारंट। तो मार्केट प्राइस ऑफ वारंट अभी मार्केट में कितना चल रहा है? 3 रुपीज पे ट्रेडिंग हो रहा है। और जो मिनिमम प्राइस आना चाहिए 1.71 नेगेटिव है। ठीक है, यानी कि 4.71 प्रीमियम पे ये चल रहा है, 4.71। ठीक है, अब इसमें ना आंसर में थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये जब भी वारंट का जो मिनिमम प्राइस है वो नेगेटिव में आ रहा है तो दोनों को उसको नेगेटिव नहीं पकड़ना है, उसको जीरो पकड़ना है। ठीक है, मिनिमम प्राइस ऑफ वारंट इज जीरो। और जब भी तुम लोग ये वारंट का प्रीमियम वगैरह फाइंड करोगे तभी तुम लोग यहाँ पे लोगे 3 - 0, यानी कि 3 रुपीज प्रीमियम पे ये जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सामने वाला आके तुम लोग को बोलता है कि आप मेरे पास वारंट है, वारंट ले लो, ठीक है, तो उन्होंने बोलेगा तू वारंट का क्या प्राइस चार्ज करेगा? तो वो अपने को बोल रहा है 3 रुपीज में चार्ज करूंगा। मैं बोलूंगा कि मैं उसके लिए 0 रुपीज पे करूंगा, यानी कि 3 रुपया प्रीमियम पे तू हम लोग से पैसा मांग रहा है। तो इसका जो मिनिमम प्राइस है, प्राइस ऑफ एनीथिंग कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, या तो उसका वैल्यू लेस है यानी कि जीरो प्राइस है, लेकिन वो नेगेटिव नहीं रह सकता। तो इसका जो प्राइस है वो 1.71 नेगेटिव है, लेकिन तुम लोग को जीरो पकड़। ठीक है, तो 0 रुपीज उसका प्राइस रहना चाहिए और अभी वो मांग रहे हैं 3 रुपये में, यानी कि 3 रुपया प्रीमियम पे वो अपने से क्लेम कर। पता चला एवरीवन? हाँ सर। यस। तो तुम लोग को ये वाला शो नहीं करना है। ठीक है, तुम लोग को ये वाला शो करना है, 3 - 0 = 3। ठीक है,
अभी वो लोग कुछ डेटा चेंज कर रहे हैं। डेटा क्या चेंज कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 2 में देख। वो लोग बोल रहे हैं हेड द करंट प्राइस नाउ बीन 16.375, व्हाट इज द मिनिमम प्राइस एंड वारंट प्रीमियम, कंसिडर द वारंट्स आर ट्रेडेड एट 9.75। तो ने सब डेटा ही चेंज कर लिया। जो शेयर का मार्केट प्राइस है वो बता रहे 16.375। एक्सरसाइज प्राइस सेम रहेगा, 11.71। ठीक है। मार्केट प्राइस ऑफ वारंट, वारंट का मार्केट प्राइस चल रहा है 9.75। तो अभी अपने को आंसर निकालना है यही सेम। तो पहला, मिनिमम प्राइस ऑफ वारंट कितना आएगा? मिनिमम प्राइस ऑफ वारंट इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर माइनस एक्सरसाइज प्राइस। तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 16.375 भी शेयर का भाव चल रहा है। एक्सरसाइज प्राइस 11.71 है, यानी कि बाकी का जो डिफरेंस है वो तो लोग वारंट के लिए पे कर सकते हैं। कितना आएगा? 4.665। 4.665। तो ये तुम लोग का मिनिमम प्राइस ऑफ वारंट, यानी कि अपने लॉजिक के हिसाब से ये मैक्सिमम प्राइस है, लेकिन यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे मिनिमम प्राइस। तो ये मैक्सिमम वारंट के लिए तुम लोग पे कर सकते हो। इससे ज्यादा अगर तुमने पे किया तो तुम लॉस पे जाओ। अभी वारंट का प्रीमियम कितना आएगा? वारंट प्रीमियम इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ वारंट माइनस मिनिमम प्राइस। तो वारंट अभी चल रहा है 9.75 है, और अपने हिसाब से वारंट का जो प्राइस आना चाहिए वो 4.665 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो कितना? 5.085। 5.085। 085। ठीक है, ये आएगा वारंट प्रीमियम, यानी कि इतना ज्यादा भाव पे ये चल रहा है। थियोरेटिकली अगर सोचो कि सपोज ये जो वारंट का भाव है वो 3 रुपया चल रहा है, तो तुम लोग वर्ड यूज करोगे वारंट प्रीमियम या वारंट डिस्काउंट? अगर सपोज वारंट 9.75 की जगह पे 3 रुपये पे अभी बिक रहा है मार्केट में, ठीक है, तो तुम लोग यहाँ पे वारंट प्रीमियम बोलोगे कि वारंट डिस्काउंट बोलोगे? डिस्काउंट। वारंट डिस्काउंट। डिस्काउंट। क्यों डिस्काउंट? क्योंकि 4.665 ये तुम लोग मैक्सिमम पे करने को तैयार हो, और अगर वो 3 रुपये पे मिल रहा है तो तुम लोग जितना पे करने को रेडी हो उससे कम भाव में मिल रहा है, तो वो डिस्काउंट में है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीमियम है 5.085। पता चला? यस। ओके, चलो लिख लो ये। ओके, तो अ, तुम लोग को कैपिटल दिया है कंपनी का 3 करोड़, उसके ऊपर वो लोग 12.5% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो 3 करोड़ पे 12.5%, यानी कि कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है कि 37,50,000 का कंपनी को प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है। कंपनी का अभी जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो 33 लाख ही है। ठीक है। तो हम लोग को
ये 33 लाख के प्रॉफिट को बढ़ाना है, तो हमने एक एग्जीक्यूटिव को ढूंढा है और वो एग्जीक्यूटिव हम लोग को बोल रहा है कि वो उसको अगर हमने हायर किया तो वो टारगेट प्रॉफिट तो अर्न करके देगा ही, टारगेट प्रॉफिट के ऊपर वो 7.5 लाख रुपया और प्रॉफिट बढ़ा के देगा ओवर एंड अबाउट टारगेट प्रॉफिट। ठीक है, तो अपना टारगेट प्रॉफिट है 3750, टारगेट प्रॉफिट के ऊपर 7.5 लाख अगर वो बढ़ा के देगा तो 45 लैक्स अपना प्रॉफिट आएगा। और ये 45 लैक्स के सामने कंपनी का जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो 33 लैक्स ही है, यानी कि 12 लाख वो अपने को ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ा के देने वाला। तो अपने को ये फाइंड करना है कि उसको मैक्सिमम कितना सैलरी ऑफर कर सकते हैं। तो जितना वो प्रॉफिट बढ़ा के दे रहा है उतना अपन मैक्सिमम उसको सैलरी दे सकते हैं, यानी कि अपन मैक्सिमम सैलरी देंगे 12 लाख। वैसे सेम वे अपने को एक और क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम बीड, बीड कितना आएगा। तो जितना अपना सैलरी है उसको अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से डिवाइड किया, यानी कि अगर 12 लाख अगर अपने को प्रॉफिट बढ़ा के दे रहा है तो 12 लाख अर्न करने के लिए मैक्सिमम अपन कितना इन्वेस्ट करेंगे, तो अपन 12.5% अपने इन्वेस्टमेंट पे एक्सपेक्ट करते हैं। तो उसके हिसाब से मैक्सिमम 96 लाख अपन और एक्सपेंस इनकर कर सकते हैं टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 12 लैक्स। ठीक है, यानी कि वो जो एग्जीक्यूटिव है उसका मार्केट वैल्यू अगर उसको खरीदना पॉसिबल है तो उसका मार्केट वैल्यू आएगा 96 लाख। 96 लाख में खरीदा तो 12.5% के हिसाब से 12 लाख रुपए अपने को प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं। ठीक है, चलो तुम लोग लिख लो। ठीक है, तो 1 करोड़ का कैपिटल है, 11 लाख का एक्चुअल प्रॉफिट है, 12.5% सेम वे रिटर्न एक्सपेक्ट करे। एग्जीक्यूटिव अपने को गारंटी दे रहा है कि टारगेट प्रॉफिट के ऊपर 2,50,000 वो अर्न करके देगा। तो अपने को फाइंड करना है मैक्सिमम बेड प्राइस ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड मैक्सिमम सैलरी। चलो जल्दी से तुम लोग ये आंसर निकालो, यानी लिख ही दो। Done, sir. So 4 lakh maximum salary. ओके Or maximum bid 32 lakhs. ओके, 4 लाख एंड हाँ 32। 42 lakhs, yes. Done, sir. ओके, सभी को ये मिला 4,32,00,000। हाँ सर। नहीं सर, मुझे नहीं मिला। क्या बोला, सुनाई नहीं दिया। नहीं, मुझे नहीं मिला 4 लाख और 32 लाख। 4 and 32 नहीं मिला। नहीं नहीं। 1 करोड़ पे 12.5% वो आएगा टारगेट प्रॉफिट, वो आएगा 12,50,000 प्लस ओके। एक्सपेक्टेड इंक्रीज बोल रहा है 2,50,000। टू तो लैख 12 फिफ्टी प्लस 250 यानी कि 15 लाख। ओके।
ठीक है, वो 15 लाख को अभी एक्चुअल प्रॉफिट से कंपेयर करना है 11 लाख। तो 15 लाख माइनस 11 लाख यानी कि 4 लाख का मैक्सिमम सैलरी। ओके। और वो 4 लाख डिवाइड बाय 12.5%, तो वो आएगा 32 लाख 32 लाख। मैक्सिमम बेड प्राइस। समझा, समझा ओके। सर। यस। ये सब बाय मिस्टेक यहाँ पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7, ये वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस पे हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। एक बार फास्ट ट्रैक में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। Z Limited issued and has an issued and paid a capital of 50,000 share of 100 each। ये अभी ऑलरेडी पेड अप कैपिटल है। तो 50,000 शेयर ऑफ 100 each यानी कि कितना होगा, 50 लाख। The company declared dividend of 12.5 lakhs during last 5 years and expected to maintain the same level of dividend in future। ठीक है, 12.5 लाख का डिविडेंड पे किया। और यहाँ पे लिखा कि एक्सपेक्टेड टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ डिविडेंड, यानी कि कांस्टेंट ग्रोथ हो गया। जीरो ग्रोथ एक्चुअली ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड आएगा। डिविडेंड में कोई ग्रोथ ही नहीं होगा क्योंकि सेम लेवल का डिविडेंड वो लोग आगे भी पे करने वाले। The control and ownership of the company is lying in the few hands of directors and their family members. The average dividend yield of the listed company in the same line of business is 18%. Calculate the value of 3,000 share। I think सेम सम हमने सॉल्व किया है। तो यहाँ पे सिंपल अपन क्या करेंगे, जो डिविडेंड है वो 12.5 lakhs है और 18% अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं प्रॉपर फॉर्मूला लिखूं तो 12.5 डिविडेंड पेड प्लस ग्रोथ 0 डिवाइड बाय के ई माइनस जी, तो 0.18 माइनस 0। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला है। तो अपने को मिलेगा वैल्यू ऑफ शेयर कितना आएगा देखो, 69.44। 69.4। 69.44। अब ये कितने शेयर का है, तो ये तुम लोग का 50,000 शेयर का है। उस पे से अपने को 3,000 शेयर का वैल्यू निकाला। ठीक है, 50,000 शेयर है अभी, तो उस पे से 3,000 शेयर का वैल्यू कितना, 4.17। 4.17 lakhs। समझ में आया। हाँ। हाँ। ये भी 10 के लिए है, इतना सा छोटा सा। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। इसको मैं एक्सेल में शो करता तो एक्सेल में ज्यादा फास्ट हो पाएगा। इस पे लिख के बॉक्स लो हो जाएगा।
ये वर्ड फाइल दिख रहा है हाँ सर। हाँ सर। और ये एक्सेल। हाँ सर। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 5 में देखो दोनों को बैलेंस शीट दिया हुआ है 2 साल का, 2015 और 2016 का। ठीक है। इक्विटी शेयर, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर सस्पेंस अकाउंट। अब ये क्या है अपने को नहीं पता है कि शेयर सस्पेंस अकाउंट ये लोग क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है। इक्विटी शेयर वारंट यानी कि वारंट्स इश्यू किया है, 15 में नहीं था, 16 में इश्यू किया है। रिजर्व सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी, उस पे है सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी उसमें है करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। ये आया तुम लोग का टोटल ऑफ लायबिलिटीज में। ठीक है। असेट साइड उसमें है फिक्स्ड असेट, वर्किंग कैपिटल यानी कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट उसमें है इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक, अदर करंट एसेट, लोन्स एंड एडवांसेस। और ये तुम लोग का असेट साइड का टोटल। ठीक है। और तुम लोग को प्रिपेयर करने को बोला है, प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट। अब ये तुम लोग का टीवाई वगैरह में तुम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये बना देते कंपेरेटिव कॉमन साइज एंड ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है। तो वही सेम चीज यहाँ पे तुम लोग ने पूछा। तो मैं ये पहले बैलेंस शीट को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो ये बैलेंस शीट को भी यहाँ पे कॉपी कर लिया, ये अपना टोटल। ठीक है। अभी कॉमन साइज और कंपेरेटिव, कॉमन साइज, कंपेरेटिव और ट्रेंड एनालिसिस, इसे 3 स्टेटमेंट अपन बनाते हैं। ठीक है। एनालिसिस पर्पस के लिए बना जाता है। तो तीनों में डिफरेंस क्या है वो मेन पहले तो लोगों को समझना है, पर यही सम को तीनों में सॉल्व करने को ट्राई करें। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड कर रहे हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट। चलो अभी कॉमन साइज में क्या करना है तुम लोग को कि सबसे पहले जो बैलेंस शीट है, इन केस ऑफ बैलेंस शीट, उसका जो टोटल रहेगा, टोटल ऑफ बैलेंस शीट। मैं अभी ये 16 को हाइड करता हूँ, पहले अपन 15 का फाइंड करते हैं, सेम लाइन पे 16 का फाइंड करते हैं। ठीक है।
तो सबसे पहले जो टोटल ऑफ बैलेंस शीट है 58,676, इसको अपन 100 एज्यूम करेंगे, 100%। ठीक है, तो अगर ये 100 है टोटल ऑफ बैलेंस शीट, तो इंडिविजुअल जो जो अमाउंट दोनों को दिया है 696, तो 696 कितना परसेंट हुआ? तो दोनों को सिंपल क्या करना है, 696.6, ठीक है, डिवाइड बाय 58,676.64 इंटू 100, यानी कि दोनों को परसेंटेज में आंसर है। ठीक है, तो ये 696 डिवाइड बाय टोटल इंटू 100, वैसे 30.07 डिवाइड बाय टोटल इंटू 100, 31,256 डिवाइड बाय 58,676 सॉरी इंटू 100, यानी कि हर एक को डिवाइड बाय टोटल करके इंटू 100 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर। ठीक है, तो तुम लोग का यहाँ पे आंसर आएगा पहला वाला 1.17%, 1.17%। ये समझ में आया क्या क्या किया एवरीवन? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, वैसे अगर मुझे दूसरे का आंसर चाहिए 30.07 डिवाइड बाय 58,676.64 इंटू 100। ठीक है, यानी कि हर एक में जो तुम लोग आंसर निकालोगे उसमें ये 58,676.64 ये डिनोमिनेटर में ही रहेगा, इंटू 100 मल्टीप्लीकेशन में ही रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कैलसी का शॉर्टकट 100 डिवाइड बाय 58,676.64। ठीक है, ये कॉमन है, हर जगह पे रहेगा, 58,676 डिवीजन में रहेगा और 100 मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, तो 100 डिवाइड बाय 58,676.64 इंटू, ठीक है, वन बाय वन ये आंसर लेना स्टार्ट करो, 696.6, बाद में इक्वल टू प्रेस करो। अब तुम लोग को ऑन का बटन दबाने का नहीं, डायरेक्टली दूसरा नंबर टाइप करो, 30.07 इक्वल टू, बाद में 31,256.89 इक्वल टू, ऐसे करते करते तुम लोग को एक एक करके नंबर टाइप करना है, तुम लोग को एक एक का परसेंटेज आते जाएगा जो तुम लोग यहाँ पे लिखते जाओ। क्या करना है समझ में आया क्या एवरीवन? हाँ सर। यस सर। ओके, किसी को नहीं समझाएगा तो बोलो। सर वो शेयर कैपिटल में 696.6 आएगा ना, अपने 686 लिए है। 6, हाँ वो मैं चेंज करता हूँ। अब मेरे एक्सेल में तो बहुत ईजी है, मुझे सिर्फ ये, ठीक है, एक्सेल में तो ये फॉर्मूला बेस्ड खुद ही वो आंसर बताते जाएगा। ठीक है, तुम लोग रैंडमली क्रॉस चेक करके देखो तुम लोग का आंसर बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो भी नंबर उठाओ, असेट हो या लायबिलिटी हो, सभी के लिए सेम रूल, जो टोटल ऑफ बैलेंस शीट है उससे दोनों को कंपेयर करना। हाँ सर, आ रहा रैंडमली है कोई भी बराबर। नंबर उठाओ और चेक करो। बराबर है सर। बराबर है।
अभी सेम रूल अप्लाई होगा 2016 के लिए। 2016 के लिए भी सेम वे परसेंटेज अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले 2016 के टोटल को 100 पकड़ेंगे। मैं इसको हाइड कर देता हूँ। यानी कि 74,919 ये 100 है। ठीक है, 74,919 वो 100 है। तो 726 कितना? तो वर्किंग क्या करेंगे, 726.7, ठीक है, डिवाइड बाय 74,919.45 इंटू 100। ठीक है, अब दूसरा नंबर यहाँ पे जीरो है, जो जीरो रहेगा तो ऑटोमेटिकली उसका परसेंटेज भी जीरो आएगा। ठीक है, बाद में है 841.2, तो उसके लिए अपन 841.20 डिवाइड बाय 74,919.45 इंटू 100। ठीक है, यानी कि हर जगह पे जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है, तो 74,919.45 ये डिवीजन में आएगा, इंटू 100 मल्टीप्लीकेशन में आएगा। तो कैलसी पे क्या करो, 100 डिवाइड बाय 74,919.45, ठीक है, इंटू जो भी पहला नंबर है जैसे 726.70 इक्वल टू प्रेस करो। ठीक है, अब ऑन का बटन दबाने का नहीं, जब तक पूरा वर्किंग हो नहीं जाता है। तो हमें डायरेक्टली वापस पूरा टाइप नहीं करना है, दूसरा नंबर टाइप कर लो 841.20 इक्वल टू, हमें तीसरा नंबर 39,156.4 इक्वल टू। ऐसे दोनों को सिर्फ नंबर टाइप करके, जो अपना नंबर जिसके लिए दोनों का आंसर निकालना है वो टाइप करके इक्वल टू प्रेस करना है। ऑन का बटन दबाने का नहीं, इंटू का बटन वगैरह दबाने का। ठीक है, दोनों को एक एक करके आंसर आते जाएगा। अब एक्सेल में मैं नंबर्स क्या आ रहा है वो मैं लिखता हूँ। पहले का आ रहा है 0.97, दो डिजिट तक दोनों को रखना है। ठीक है, दो से आगे का राउंड ऑफ कर दो। अब तुम लोग रैंडमली चेक करो तुम लोग का आंसर आ रहा है क्या। जैसे वो कैलसी का यस सर। शॉर्टकट बताया वो अप्लाई करके आंसर आ रहा है कि नहीं देखो। आ रहा है सर, वही आंसर है। हाँ सर, आ रहा है आंसर। ओके, तो जो दो कॉलम तो दोनों को ऑलरेडी सब में गिवन है, वो तो दोनों को एग्जाम में लिखना ही पड़ेगा। जैसे ये अ, ये जो मैंने कवर करके रखा है, इतना आंसर दोनों को एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसका वर्किंग वगैरह शो नहीं करना है कि ये परसेंटेज कहाँ से आ रहा है, सिर्फ दोनों को परसेंटेज लिख के आ रहा है। ठीक है, यानी कि जो कैलकुलेशन का पार्ट है ये दोनों को एग्जाम में शो नहीं करना। ये जो कवर टेक्स्ट है इतना दोनों का सॉल्यूशन। ठीक है, और हर जगह पे परसेंटेज का साइन डालना है, यहाँ पे वो एक्सेल में वो डाला नहीं है मैंने। बाकी दोनों को हर जगह पे परसेंटेज का साइन डालना है। क्लियर है ना एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ सर। ओके, चलो अभी ये हो गया कॉमन साइज। अब कॉमन साइज में वो लोग बैलेंस शीट अगर देते हैं तो अपन टोटल और बैलेंस शीट को 100 पकड़ते हैं, लेकिन अगर पीएनएल दिया तो किसको 100 पकड़ेंगे? सेल्स को। सेल्स को। सेल्स। सेल्स में कौन सा, ग्रॉस सेल्स या नेट सेल्स? ग्रॉस। अदर इनकम भी ऐड करके वो। ओके, यहाँ पे तो लोग उसको नेट सेल्स को 100 पकड़ो। नेट सेल्स बोला तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, जो नेट सेल्स आएगा उसको 100 पकड़ना।
और उसी के टर्म में दोनों को सभी का परसेंटेज फाइंड करना है। ग्रॉस सेल्स को नहीं, अदर इनकम को ऐड नहीं करना है, ठीक है, अदर इनकम अलग से ही रहेगा। तो जो नेट सेल्स रहेगा, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है, वो दोनों को 100 पकड़ना है और उसी के कंपेयर में दोनों को बाकी का सब परसेंटेज वगैरह फाइंड करना है। क्लियर है? हाँ सर। हाँ यस सर। तो ये यस सर। कहीं तो लिख के रखो। इन केस ऑफ बैलेंस शीट में लिखवा तो लिख लो, इन कॉमन साइज स्टेटमेंट फॉर बैलेंस शीट take total of balance sheet to be 100. Take total of balance sheet to be 100. And in case of P&L, in case of P&L, take net sales that is sales minus sales return, that is sales minus sales return to be 100. ठीक है, चलो अभी यही सब वापस सॉल्व करते हैं। दूसरा जो अपना स्टेटमेंट है, ये सब में पूछा नहीं था, ये सब में से कॉमन साइज पूछा था। दूसरा एक स्टेटमेंट आता है जिसे बोलते हैं कंपेरेटिव स्टेटमेंट। कंपेरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। अब कंपेरेटिव स्टेटमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि 2 साल का इस पे कंपलसरी बैलेंस शीट या P&L चाहिए, और हम लोग लास्ट ईयर के कंपेयर में करंट ईयर में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ ये अपन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम्स क्या क्या चाहिए, तो जो ओरिजिनल कॉलम्स दोनों को दिया हुआ है 2015 का और 2016 का बैलेंस शीट, उसके आगे तुम लोग कॉलम डालोगे आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, दोनों के लिए एक ही कॉलम। कुछ ऑथर्स वो लोग इंक्रीज और डिक्रीज का कॉलम अलग अलग निकलवाते हैं कि इंक्रीज अलग लिखो और डिक्रीज अलग लिखो। हम लोग एक कॉमन भी बनाएंगे तो भी चलेगा। इंक्रीज रहेगा तो पॉजिटिव में लिखेंगे, डिक्रीज रहेगा तो नेगेटिव में लिखेंगे, ठीक है। तो इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ पे नेगेटिव में डाल देते हैं। और तुम लोग को नेक्स्ट कॉलम बनाना है जो है इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। पहला इंक्रीज या डिक्रीज और उसके बाद में इंक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज। अब देखो, यहाँ पे शेयर कैपिटल लास्ट ईयर 696.6 था, और ये साल जो शेयर कैपिटल है वो 726.40, यानी कि लास्ट ईयर के कंपेयर में ये बार कैपिटल बढ़ गया, तो ये इंक्रीज है। इंक्रीज मीन्स सिंपल अपने को ऐसा फॉलो करने का, करंट ईयर माइनस लास्ट ईयर करने का, करंट ईयर माइनस लास्ट ईयर, ठीक है। तो अगर आंसर पॉजिटिव आया तो वो इंक्रीज गिना जाएगा, और अगर आंसर नेगेटिव आया तो वो डिक्रीज गिना जाएगा। मैं यहाँ पे 0 डाल देता हूँ, अदरवाइज ये फॉर्मूला कैप्चर नहीं करेगा, ठीक है। तो करंट ईयर माइनस लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर, तो दोनों का इंक्रीज या डिक्रीज पता चलेगा। आंसर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो करंट ईयर माइनस लास्ट ईयर, यहाँ पे डिक्रीज आ रहा है, 30.07 का डिक्रीज हो गया, ठीक है। वैसे यहाँ पे
करंट ईयर माइनस लास्ट ईयर, यानी कि 841 का प्योर इंक्रीज है। टोटल में क्या हो रहा है, करंट ईयर माइनस लास्ट ईयर 7899 का इंक्रीज है। पॉइंट समझ में आया एवरीवन, क्या कर रहे हैं? हाँ सर। यस। वैसे ही तुम लोग को सभी का फाइंड करना है, इंक्लूडिंग टोटल, इवन टोटल के लिए भी फाइंड करना है। ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज मिलेगा। तो ये हमने सभी का फाइंड किया, इंक्रीज या डिक्रीज। अब हम लोग को क्या करना है कि ये जो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ उसको तुम लोग को लास्ट ईयर के नंबर से, बेस ईयर लास्ट ईयर रहेगा, लास्ट ईयर के कंपेयर में कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज आया, ये तुम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि चेंज, अभी मैं चेंज लिखता हूँ, चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर का नंबर जो रहेगा इंटू 100, ये दोनों को देगा परसेंटेज। जैसे फॉर एग्जांपल पहले केस पे 30.1 का इंक्रीज है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर कितना था, तो 696.60 लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर के कंपेयर में 30 रुपीज बढ़ गया, तो कितना परसेंट बढ़ा, ये अपने को फाइंड करना। ठीक है, तो 30.07 डिवाइड बाय 696, यानी कि ये 4% ये बढ़ गया। पता चला क्या किया एवरीवन? हाँ हाँ सर। सर। यस सर। ओके, वैसे ही देखो यहाँ पे टोटल, टोटल के लिए क्या हो रहा है, सॉरी रिजर्व सर्विस 7899 इंक्रीज हुआ एज कंपेयर टू लास्ट ईयर का नंबर 31256, यानी कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो 25% का इंक्रीज है। ठीक है, 25.27% का इंक्रीज है। तो 7899.51 डिवाइड बाय 31256.89 इंटू 100 के लिए, तो 25.27% इंक्रीज है। इस पे कैलसी का शॉर्टकट दोनों का काम नहीं करेगा, क्योंकि हर जगह पे जहाँ पे कंपेयर कर रहे हो ना, नंबर्स अलग अलग है। ठीक है, तो बाकी सबका तो आंसर तुम लोग इजीली निकाल लोगे सेम लाइन पे। प्रॉब्लम पहले दो का होगा, जहाँ पे एक जीरो है प्रीवियस ईयर में और एक जीरो है करंट ईयर में। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, इक्विटी शेयर सस्पेंस अकाउंट लास्ट ईयर 30.07 था, अभी वो जीरो जीरो हो गया, यानी कि 30 रुपीज का डिक्रीज है। तो ये भी काफी इजीली आंसर निकालोगे, ये डिवाइड बाय ये। ठीक है, तो तुम लोग का 100% डिक्रीज है, 100% डिक्रीज। अब ये वाले में प्रॉब्लम होगा, ये वाले में अगर तुम लोग कैलसी पे आंसर निकालोगे ना, तो 841 डिवाइड बाय जीरो, तो ये एरर देगा। ठीक है, ये एरर देगा। अब तुम लोग को इसको क्या लिखना चाहिए, सोच के बताओ मुझे। ये वाले का आंसर कितना आना चाहिए मुझे बताओ। लॉजिक अप्लाई करो, मैथमेटिक्स में मत जाओ। 841%। 841%, ओके। बाकी लोग क्या बोलते हो? 100%। 100, 100%। यानी कि 100%। जीरो से 841 जाए ना, तो 841% नहीं होता है। ठीक है, वो 100% इंक्रीज ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पे आएगा 100% इंक्रीज। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, अगर प्रीवियस ईयर जीरो है तो जितना भी इंक्रीज है वो पूरा का पूरा 100% गिना जाएगा, और करंट ईयर में अगर जीरो है तो वो 100% डिक्रीज में काउंट। ठीक है,
लॉजिक खुद के हिसाब से अप्लाई करने का कि अगर ये पूरा का पूरा जीरो हो गया तो 100% डिक्रीज हुआ, और ये पूरा का पूरा बढ़ गया तो वो 100% इंक्रीज में काउंट होगा। ठीक है, तो मैथमेटिकल वो कैलसी का आंसर निकालने में जाने का। क्लियर है क्या एवरीवन? यस सर। हाँ हाँ सर। ओके, तो ये हो गया कंपेरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, तो कंपेरेटिव में लास्ट ईयर और करंट ईयर को कंपेयर करके पहले इंक्रीज या डिक्रीज का कॉलम डालना है, शॉर्टकट नहीं चलेगा। पहले इंक्रीज या डिक्रीज का एब्सोल्यूट अमाउंट का कॉलम चाहिए और उसके बाद में उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए करंट ईयर से कंपेयर नहीं करने का, प्रीवियस ईयर से कंपेयर करना है, ये ध्यान में रखना। अभी लास्ट अपना स्टेटमेंट, ये एनालिटिकल स्टेटमेंट कैटेगरी में, जिसको बोलते हैं ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस। अब ट्रेंड एनालिसिस में हमने को क्या करना है, ये सिमिलर टू कंपेरेटिव है लेकिन इसको प्रेजेंट करने का वे अलग है। तो कंपेरेटिव में अपन क्या कर रहे थे कि लास्ट ईयर और करंट ईयर का अमाउंट को कंपेयर कर रहे थे, पहले इंक्रीज या डिक्रीज निकाल रहे थे और उसके बाद में अपन उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे थे। यहाँ पे ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो 31 मार्च 15 है, ठीक है, उसको बेस बना, उसके जितने भी नंबर्स है ना उसको 100 गिन लो। ठीक है, सभी नंबर्स को 100 गिनना है 31 मार्च 15 के। ये सभी को अपन 100 गिन रहे 31 मार्च 15। अभी 31 मार्च 16 के लिए क्या करना है, तो अगर जो भी नंबर 31 मार्च 15 का है वो अगर 100 है तो उसके कंपेयर में 16 का नंबर कितना है, तो 696.6। अगर ये 100 है, 696.6 अगर ये 100 है, ठीक है, तो उसके कंपेयर में 726.4 ये कितना, 726.7 ये कितना, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड कर। क्या करें, समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? हाँ सर। 696.6 वो अगर 100 है, ये अगर 100 है, ठीक है, तो 726 कितना, ये अपने को फाइंड करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो अपन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 726.7 इंटू 100 डिवाइड बाय 696.6। ठीक है, 726.6 इंटू 100 डिवाइड बाय 696.6। ठीक है, तो ये दोनों को परसेंटेज देगा, तो 100 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इंटू करंट ईयर, ये दोनों का फॉर्मूला बनेगा। वर्किंग समझ में आया सभी को? हाँ यस सर। सर। यस सर। हाँ सर। सर ये बजट चैप्टर में हम लोग कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करते थे, वैसा ही है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना। हाँ बोल सकते हो। ठीक है, तो 104.32 आ रहा है। और वैसे सेम वे ये सब जगह पे मैं फॉर्मूला कॉपी करता हूँ। ठीक है, तो ये अपने को आंसर मिला, जहाँ पे भी ये है वो वहाँ पे जीरो डाल देता हूँ परसेंटेज प्रॉपर आने के लिए।
और कुछ जगह पे ऑब्वियसली कैल्सी का सॉरी ये एक्सेल का शॉर्टकट एरर देगा। वो एरर इसलिए देगा क्योंकि अगर कोई भी अमाउंट को 0 से डिवाइड करोगे तो वो एरर फेंकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 2 के लिए स्पेशली तुम लोग को एरर मिल रहा है। वो एरर यहाँ पे क्यों मिल रहा है? क्योंकि 100 × 0 डिवाइड बाय 30, तो ये 0% आ रहा है, लेकिन एक्चुअली ये कितना आना चाहिए? तो ये 100% डिक्रीज है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए 100। और यहाँ पे भी सेम वे, ये 0 था, 841 हो गए, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? तो 100% इंक्रीज। तो ये 2 जगह पे तुम लोग को मैन्युअली डालना पड़ेगा, बाकी सब जगह पे तुम लोग प्रॉपरली यहाँ पे डाल पाओगे। और ये जो 100 आएगा ना वो भी नेगेटिव में है, ये डिक्रीज जा रहे थे, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं रहता, तो ये 100 ही आएगा। तो ये 100% डिक्रीज होगा और ये 100% इंक्रीज होगा। ठीक है, तो बाकी सबका आंसर प्रॉपरली आएगा, सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे 0 रहेगा ना दोनों में से एक जगह पे, वहां पे दोनों को मैन्युअली डालना पड़ेगा। आई थिंक ये वाला 100 नहीं आएगा, ये वाला 0 आएगा। पहले 100% था, अभी वो 0% पे आ गया। और ये पहले 0% था, अभी 100% पे आ गया। ये समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा है? हाँ सर। ये देखो ना, ये नहीं समझा रहेगा तो बोलो, तुम्हें आगे एक्सप्लेन कर दो। लॉजिकल अप्लाई करो। देखो पहले ये 30 था, अभी वो 0 हो गया, यानी कि 30 अगर 100% है तो 0 होने पे वो 0% हो गया। ठीक है, और ये पहले 0 था, अभी 841 हो गया, तो 0%। ठीक है, 0 वो 100% है, तो 841 100% इंक्रीज हो। ठीक है, तो ये तो लॉजिकल है, ये तो लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? बताओ ये 0 क्यों होगा? यस सर, समझा। यस सर, समझो। समझ गए। समझ रहा है ना? यस सर। हम्म। तो ये होता है इनके सब ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस में इससे ज्यादा भी दे सकते, यानी कि अगर सपोज इसके आगे तुम लोग को 2017 का भी दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो केस में तुम लोग का वर्किंग 2017 का, सपोज मैं कोई भी एक नंबर लेता हूँ, सपोज 825 हो गया सपोज, तो 2017 के लिए भी तुम लोग को सेम लॉजिक अप्लाई करना है। 2017 के लिए बेस 2015 ही रहे। ठीक है, 2015 को ही 100 गिनना, तो 2015 का नंबर 696, वो अगर 100 है तो 825 कितना? 696 वो अगर 100 है तो 825 कितना? वो ही लॉजिक अप्लाई करना। तो तुम लोग यहाँ पे क्या करोगे? 100 × 825 डिवाइड बाय 696। ठीक है, यही सेम वर्किंग तुम लोग को 2017 के लिए करना पड़ेगा, लेकिन केयरफुल ये रहना है, 17 को 16 से कंपेयर नहीं करना है, 17 को 15 से ही कंपेयर करना है। बेस ईयर यहाँ पे फिक्स रहेगा, 2015 ही रहेगा। अगर 2018 भी दिया तुम लोग को तो उसको भी तुम लोग को कंपेयर करना है 2015 से। तो 15 के कंपेयर में 16 कितना, 15 के कंपेयर में 17 कितना, 15 के कंपेयर में 18 कितना। प्रीवियस ईयर से कंपेयर नहीं करना है, वो बेस ईयर से ही कंपेयर किया जाएगा, और बेस ईयर ऑलवेज फर्स्ट ईयर को ही बेस ईयर गिनेगा। पता चला एवरीवन? यस सर। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ओके, चलो तो सर भी। इसमें भी हाँ बोलो। ये ट्रेंड एनालिसिस में भी वो परसेंटेज में नंबर हाँ, रिप्रेजेंट करेंगे। परसेंटेज में लिखना है तीनों में, कॉमन साइज में भी, कंपेरेटिव में भी, और इस पे भी ट्रेंड में भी, सभी में परसेंटेज में ही लिखना है। ठीक है, ओके सर। तो ये 1.19% है, 0.97% है। अब मैंने वो इंटू 100 करके पूरा मेस कर दिया, लेकिन तुम लोग को परसेंटेज में ही लिखना। यहाँ पे तो परसेंटेज में मैंने लिखा है, और ये भी परसेंटेज में ही तुम लोग को लिखना है, ट्रेंड भी। ठीक है, ओके। यस सर।